वेलकम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है डिवाइन क्लासेस में। हमने क्लास 7 के चैप्टर एनवायरनमेंट का पहला पार्ट देखा और जानने की कोशिश की कि एनवायरनमेंट क्या है, कितने तरह के होते हैं। तो उसका दूसरा पार्ट मैं लेकर के हाजिर हुआ हूँ। पहले पार्ट में हमने जाना कि एनवायरनमेंट क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, फिर नेचुरल एनवायरनमेंट के 4 सब पार्ट हैं, उनमें से 2 पार्ट के बारे में हमने सीखा। अब अगले 2 पार्ट और बाकी के बचे हुए 2 टाइप इस वीडियो में हम सीखेंगे। इस पिक्चर को ऑब्जर्व कीजिए। ऑब्जर्व करने पे आप पाएंगे कि गैस का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। एनवायरनमेंट में जो गैस है, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, फिर जो बच गया है 1%, उस 1% में भी फिर आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% है, फिर अदर 0.06% है। तो ये जितनी भी गैसेस हैं ये क्या हैं और किसका पार्ट हैं। तो जो नेचुरल एनवायरनमेंट हम पढ़ रहे थे, पहला हमने लिथोस्फीयर पढ़ा, फिर दूसरा हाइड्रोस्फीयर पढ़ा, अब तीसरा हम पढ़ रहे हैं एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। द एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। अब अगर वो गैसेस हैं तो गैसेस को तो भाग जाने की प्रवृत्ति होती है, उड़ जाने की प्रवृत्ति होती है। तो जो गैस है वो हमारी पृथ्वी से जुड़ी हुई क्यों है और कैसे हैं। तो सबको न्यूटन के बारे में पता होगा और उस सेब के बारे में भी पता होगा जो पेड़ से गिरा था। तो न्यूटन ने सोचा कि ये जो सेब पेड़ से गिरा है वो नीचे की तरफ ही क्यों गिरा, ऊपर की तरफ क्यों नहीं गया। तब न्यूटन ने खोज की थी ग्रेविटेशनल फोर्स की। तो यही ग्रेविटेशनल फोर्स है जो बांधे हुए हैं एटमॉस्फेयर को हमारी पृथ्वी से। इसी एटमॉस्फेयर की वजह से रक्षा होती है हमारी हार्मफुल रेज, जिसको अल्ट्रावायलेट रेज कहते हैं, और स्कॉर्चिंग हीट ऑफ सन से ये रिड्यूस भी करता है। बहुत सारी जो सनरेज है इसको तो ये वापस रिफ्लेक्ट कर देता है। तो इसी एटमॉस्फेयर में बहुत सारी नंबर ऑफ गैसेस हैं, डस्ट हैं, वाटर वेपर हैं। और अगर इस एटमॉस्फेयर में चेंजेस आते हैं तो वेदर और क्लाइमेट में भी चेंजेस आते हैं। तो एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस हैं। सबसे ज़्यादा आप देखेंगे, अभी हमने देखा नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन फिर 21% है, फिर आर्गन है। तो ये सारी की सारी टॉप 10 गैसेस, उनके अमाउंट के हिसाब से, पूरे एटमॉस्फेयर में अमाउंट के हिसाब से जो टॉप 10 गैसेस हैं वो आपको याद करनी चाहिए। तीसरा पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया एटमॉस्फेयर का। तो हमारे अभी तक जो कंप्लीटेड पार्ट हैं वो 3 हैं। चौथे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो हमने देखा लिथोस्फीयर के बारे में, जाना हाइड्रोस्फीयर के बारे में, एटमॉस्फेयर के बारे में और लिथोस्फीयर, तीनों के बारे में जाना। तो जहाँ ये तीनों आपस में मिलते हैं वो जो नैरो जोन है उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। बायोस्फीयर हिंदी में जैव मंडल, जहाँ जीवन संभव हो। और जीवन संभव कहाँ होगा? जहाँ लिथोस्फीयर यानी लैंड होगा। बिना लैंड के आप रहेंगे कहाँ? हाइड्रोस्फीयर पीने के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है। एटमॉस्फेयर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता पड़ती है। तो जहाँ पे ये तीनों आपस में मिलते हैं वो जो नैरो जोन है, जो संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ पे ये तीनों आपस में मिलते हैं, उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। तो बायोस्फीयर को हम देखें तो प्लांट्स अनेक तरह के, लगभग 2,90,000 तरह के, इंसेक्ट्स हैं 7,40,000 तरह के, एल्गीज हैं 23,000 तरह की, फिर प्रोटोजोआ है, फंजाई है, मोनेरा है, वायरसेस हैं, अदर एनिमल्स हैं 2,80,000 तरह के। तो ये सारे के सारे बायोस्फीयर का एक पार्ट है, जैवमंडल का एक पार्ट है जहाँ जीवन संभव है। बायोस्फीयर, प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर, दोनों मिलकर के मेक बायोस्फीयर और लिविंग वर्ल्ड। इट इज़ ए नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरैक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ।
और प्रत्येक 5 जून को हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाते हैं। तो हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका है एनवायरनमेंट का, और वो पार्ट था नेचुरल एनवायरनमेंट, जिसके 4 सब पार्ट थे। लिथोस्फीयर यानी कि स्थलमंडल, हाइड्रोस्फीयर यानी कि जलमंडल, तीसरा पार्ट हमने पढ़ा था एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल, और चौथा पार्ट बायोस्फीयर यानी कि जैवमंडल। अब हम एनवायरनमेंट का दूसरा प्रकार पढ़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले जानते हैं इकोसिस्टम के बारे में कि इकोसिस्टम क्या है। आप सब लोगों को फूड चेन के बारे में पता होगा। प्रोड्यूसर्स प्लांट्स होते हैं, फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स जिसको आप हर्बीवोरस कहते हैं, शाकाहारी, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स जिसको आप स्मॉल कार्निवोरस कह सकते हैं, छोटे मांसाहारी, फिर बड़े मांसाहारी हो सकते हैं। तो जो सोलर एनर्जी मिलती है, उस सोलर एनर्जी को यूज़ करके पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा, तो वो प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए उन्हें प्रोड्यूसर्स कहा जाता है। तो ये एक इकोसिस्टम है। फिर इकोसिस्टम का एक दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिया है स्मॉल हार्बीवोरस, उसमें खरगोश हो सकते हैं, हर्बीवोरस इंसेक्ट्स हो सकते हैं, फिर लार्ज प्रेडेटर्स हो सकते हैं, फिर ये सब मिलकर के इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। तो 2 फोटो मैंने आपको दिखा दी है, लेकिन अभी भी आपके मन में अगर कहीं शंका है कि इकोसिस्टम होता क्या है, तो चलो जानते हैं कि इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम, इट इज़ अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। आपने देखा प्रोड्यूसर से लेकर के फिर हर्बीवोरस, कार्निवोरस, वो सब इंटरेक्ट कर रहे हैं आपस में विद ईच अदर एंड विद द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव, जिसमें वो रहते हैं, ऑल लिंक्ड बाय ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो जो प्लांट्स में एनर्जी थी, जो एनर्जी उसने फोटोसिंथेसिस के द्वारा सोलर एनर्जी का यूज़ करके बनाई थी, वो एनर्जी उसको हर्बीवोरस ने जाकर के खा लिया तो वो उसमें ट्रांसफ़र हो गई। फिर स्मॉल कार्निवोरस ने खाया तो वो उसमें ट्रांसफ़र हो गई। फिर उसको लार्ज कार्निवोरस ने खाया तो फिर वो उसमें ट्रांसफ़र हो गई। तो इस तरीके से जो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी है, इसका रिलेशन इकोसिस्टम के साथ है। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स। जो आपके आसपास की चीज़ें होती है उस पर आप डिपेंड रहते हैं। एंड फॉर्म एंड इकोसिस्टम, तब आप एक इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। इकोसिस्टम को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं हिंदी में। देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट, एक वर्षावन का अपना एक इकोसिस्टम हो सकता है, ग्रासलैंड का अपना एक इकोसिस्टम हो सकता है, डेजर्ट मरुस्थल का अपना एक इकोसिस्टम हो सकता है, माउंटेन्स का हो सकता है, लेक का हो सकता है, रिवर का हो सकता है, ओशन का हो सकता है, यहाँ तक कि एक छोटे से तालाब का भी अपना एक इकोसिस्टम हो सकता है, पारिस्थितिकी तंत्र हो सकता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र का संबंध जो है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म से है और वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। और ये जो इंटरेक्शन है ये किस लिए होता है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल के लिए। फिर अगला प्रकार देखते हैं। यहाँ पे आप फोटोज में देखेंगे कि एक खेत है, एक परिवार है जो डोमेस्टिकेटेड जो एनिमल्स हैं, जो घरेलू जानवर हैं, उनका दूध निकाल रही है एक महिला। फिर अगली जो आप फोटो देख रहे हैं उसको हम कहते हैं वस्तु विनिमय पद्धति, इंग्लिश में कहते हैं इसको बार्टर सिस्टम, जिसमें एक व्यक्ति के पास फल हैं वो दूसरे व्यक्ति को दे रहा है और दूसरे व्यक्ति के पास एक मुर्गा है वो पहले व्यक्ति को दे रहा है, यानी वस्तु के बदले वस्तु। इसको हम कहते हैं वस्तु विनिमय पद्धति, इंग्लिश में बार्टर सिस्टम। तो ये ह्यूमन एनवायरनमेंट है। ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। अपने तरीके से वो उसको मॉडिफाई करते हैं एनवायरनमेंट को, पर्यावरण को। तो जब इंसान आदिवासी रहा होगा तब उसने अपने तरीके से इंटरेक्ट किया होगा एनवायरनमेंट के साथ। फिर धीरे धीरे उसने आग जलाना सीखा, धीरे धीरे उसने फसल उगाना सीखा। तो ये इंटरेक्शन उसका चलता रहा और
धीरे धीरे डेवलपमेंट होते हुए आज हम इस स्थिति में हैं जहां हम आज रह रहे हैं। तो नए तरीके से वो क्रॉप्स उगाना सीख रहे हैं, डोमेस्टिकेट करना सीख रहे हैं एनिमल्स को, एक सेटल्ड लाइफ जी रहे हैं, सेटलमेंट बना ली है हमने, चाहे वो कच्ची हो चाहे पक्की हो बस्तियाँ, कच्चे मकान हो पक्के मकान हो। फिर व्हील को इन्वेंट किया गया और हमने, पहले तो हम क्या करते थे, जंगल में जा कर के कंदमूल इकट्ठा करके ले आते थे और वही खाते थे। दूसरे दिन अगर वो ख़त्म हो जाए तो हमें फिर से जाना पड़ता था। हमने सरप्लस फूड प्रोड्यूस करना सीख लिया है। बार्टर सिस्टम इमर्ज हो गया है। फिर बार्टर सिस्टम के इमर्ज होने के बाद फिर जब करेंसी आ गई, रुपयों का प्रचलन हो गया, तो फिर ट्रेड स्टार्ट हुआ। फिर ट्रेड स्टार्ट हुआ तो व्यापार शुरू हुआ। फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई। तो ये सब के सब ह्यूमन एनवायरनमेंट का एक हिस्सा है। फिर ट्रांसपोर्टेशन ने इसको और ज़्यादा बढ़ा दिया। फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कारण, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या जिसको हम कहते हैं सूचना प्रौद्योगिकी की वजह से इसको और ज़्यादा सहायता मिली और ज़्यादा तेज़ी से ये फैला पूरी की पूरी दुनिया में। फिर ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, ऐसा एनवायरनमेंट जिसे इंसान ने बनाया है। जैसे बिल्डिंग्स हैं, पहले नहीं थी, गुफा में रहता था इंसान। पार्क हैं, ब्रिज हैं, रोड्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, ये सब के सब ह्यूमन ने बनाए हैं और ये सब ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट है। तो हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा एनसीईआरटी बुक्स का, इंटरनेट का, गूगल का, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का और सबसे बढ़कर मेरे व्यूअर्स का। बहुत बहुत धन्यवाद।